अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलूल्लाह होरी भाई। आज एक ऐसे फ़ोन को रिव्यू करने वाला हूँ जिसकी डिमांड तो बड़ी थी रिव्यू की, बट मैंने 6 महीने हो गए उस फ़ोन को रिव्यू नहीं किया। और डिवाइस है Redmi Note 14। 6 मंथ पहले लॉन्च हुआ था। उस टाइम पे मैंने ओपिनियन वीडियो डाली थी कि इसकी जो प्राइसेस हैं बहुत ओवर लॉन्च किया ब्रांड ने इसको, और इसका बाइकआउट करो जब तक कि अपनी राइट प्राइस टैग्स पे नहीं आ जाता। तो राइट प्राइस टैग्स भी मैंने उस ओपिनियन वीडियो में मेंशन किए थे। तो अभी ये फ़ोन उन्हीं राइट प्राइस टैग के आसपास मिल रहा है, और देखते हैं इस फ़ोन की आज के टाइम पे क्या वर्थ है, क्या फ़ीचर हैं, क्या प्लस क्या नेगेटिव है, आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ। डिज़ाइन वाइज तो ओबियसली एक डिसेंट सी लुक देता है, और नया फ़ोन जब डब्बा पैक निकाला है तो डिज़ाइन फिर सबको डिसेंट ही लग रहा होता है। बहरहाल जो बिल्ड क्वालिटी है, बैक से इसकी प्लास्टिक है, साइड फ्रेम इसका मेटल एल्युमिनियम रखा गया है, और इन एंड फील इस फ़ोन की ठीक है, ज़्यादा वजनी नहीं है। डब्बे में इन्होंने एक अच्छे वाला सिलिकन केस भी दिया हुआ है और एक 33 वाट का चार्जर भी दिया हुआ है जो इस फ़ोन की 5500 mAh की बड़ी बैटरी को चार्ज करेगा। यूज़ करते हुए जो इसका बैटरी टाइमिंग है वो तो मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर आप नॉर्मल टू मोडेड यूज़ भी करते हैं ना तो 8-9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आपको मिलेगा। लाइट यूज़ है तो 1.5 दिन से भी ऊपर इसका बैटरी बैकअप चला जाएगा। तो बैटरी अच्छी है। बाकी जो 33 वाट का चार्जर है ना इसका, वो इसको चार्ज करने में कोई 1 घंटा 15 मिनट के आसपास लगा देता है। बाकी डिटेल में इसकी मेंशन कर दूंगा। बाकी IP54 रेटेड है ये, डस्ट और स्प्लैश के जो थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है ना ये प्रोवाइड करेगा। फर्दर चीज़ें देखें तो जो सिम ट्रे है इसकी वो एक हाइब्रिड स्लॉट है जिसमें 2 सिमें लगा सकते हो, या फिर एक सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड भी लग जाता है, स्टोरेज एक्सपैंड हो जाती है। और मेरे पास बाय द वे जो वेरिएंट है 256 GB वाला वेरिएंट है, 8 GB 256 GB, और इसकी जो प्राइस है मार्केट में ये 50,000 रुपये के आसपास मिल रही है डिस्काउंटेड। और दूसरा जो इसका आता है एक 8/128 वाला वेरिएंट आता है, वो कोई 45-46 हज़ार रुपये आसपास मार्केट में चल रहा है। लेकिन 3-4 हज़ार रुपये की डिफरेंस है। जब आपको स्टोरेज बड़ी मिल रही है तो आपको यही वाला वेरिएंट ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए इसका। और सेकंड ये है कि ऊपर वाली साइड पे आयर ब्लास्टर भी दिया हुआ है, और 3.5 mm का ऑडियो जैक भी यहाँ पे मिल जाता है। और फ्रंट साइड पे इन्होंने डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन को भी ऐड किया है। फिंगरप्रिंट सेंसर अंडर डिस्प्ले है, और एक्यूरेसी तो उसकी ठीक है, बट उसकी जो अनलॉकिंग स्पीड है एनिमेशंस की वजह से स्लाइटली थोड़ी सी स्लगिश लगती है, बट एक्यूरेसी में इशू नहीं है। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का अक्सर लोग मुझे पूछते हैं यार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कौन सा है इस फोन में, तो वो 10 सेकेंड्स वाला है। मतलब पता नहीं क्यों यार ये ब्रांड 10 सेकेंड से ऊपर जा ही नहीं रहे। हालांकि ऑलवेज ऑन का मतलब ये है ना कि ऑलवेज ऑन होना चाहिए, बट ये ऑलवेज ऑन नहीं है। और जो हैप्टिक फीडबैक है ना मैसेज वगैरह टाइप करते हुए, वो जो नॉर्मल वाले होते हैं ना गुर वाले, वो ही हैं इसके ऊपर। मतलब वहाँ पे इंप्रूवमेंट्स नहीं है। डिस्प्ले क्वालिटी में इस फ़ोन के नंबर पूरे हैं। 6.67 इंच का एक एमोलेड है, 120 हर्ट्ज पे चलता है, और HyperOS 2.0 की अपडेट इसको आ गई है बेस्ड ऑन Android 15। अपडेट के बाद इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी बेहतर हुई है, नहीं तो HyperOS 1.0 पे जब मैं इसको यूज़ कर रहा था ना, जिटरीनेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी इसके ऊपर ऐप्स को यूज़ करते हुए, स्क्रॉलिंग करते हुए। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मीडिया कंज्यूम करते हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेटर है। यूट्यूब पे 2K रेजोल्यूशन में वीडियो चल जाती है। HDR का सपोर्ट वहाँ पर प्लेबैक में नहीं है, इवन यूट्यूब पर भी नहीं है। और वाइड L1 है, नेटफ्लिक्स फुल HD में आप इस पर कंज्यूम कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी में चल जाती है। इस फ़ोन में स्पीकर जो है स्टीरियो है, लेकिन हाइब्रिड स्टीरियो स्पीकर है। मेन स्पीकर नीचे वाली साइड पे होता है, ऊपर वाला स्पीकर वो खानापुरी वाला स्पीकर जिसको कहते हैं ना, 30% 40% वो काम करता है, 60-70% नीचे वाला काम करता है। जो साउंड की लाउडनेस है ओके रेट करूँगा, लेकिन वो जो होता है ना बेसी टाइप का साउंड, आल्दो डॉल्बे एटमॉस का इन्होंने सपोर्ट ज़रूर रखा हुआ, डॉल्बे एटमॉस ट्यून्ड स्पीकर्स हैं, बट अगेन नॉर्मल वाला साउंड है, बहुत ज़्यादा बेस नहीं है उसके अंदर, फ्लैट प्रोफाइल है। फुल वॉल्यूम पे मीडिया अगर आप कंज्यूम कर रहे हो ना तो बैक की जो वाइब्रेशन है, जैसे वो टेक्नो इन्फिनिक्स के फोन्स में बताता हूँ ना, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे हल्की फुल्की फील ज़रूर होती है, लेकिन कंपैरेटिवली उनके मुकाबले में कम है थोड़ी। आउटडोर में यूज़ करना है, डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वहाँ पे भी कोई इश्यूज़ नहीं है। तो डिस्प्ले को यहाँ से क्वालिटी वाइज मैं पूरे नंबर ही देता हूँ। देखो परफॉर्मेंस वाली साइड पे ना कुछ चीज़ें मेरी ध्यान से सुनना। इस फ़ोन में Helio G99 अल्ट्रा का चिपसेट है। अब अगर डब्बा पैक में प्राइस कैटेगरी देखो ना तो इस रेंज में ये कौमी हार्डवेयर हर ब्रांड चला रहा है। Helio G100 है, G99 है, किसी में अल्ट्रा है, किसी में अल्टीमेट है। मतलब उल्टे सीधे इधर उधर नाम थोड़े से चेंज करके ना आ जाके चिपसेट एक ही है।
अब ये जो चिपसेट है ना नॉर्मल डे टू डे टास्क को तो हैंडल कर लेगा, और मैंने सेम चिपसेट क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स में टेस्ट किया हुआ है, तो उसमें ना होता ये है कि यहाँ पे जो HyperOS 2.0 की अपडेट है ना, मुझे लगता है Xiaomi की जो स्किन है ना ये थोड़ी सी हैवी है और ब्लोटेड भी है काफ़ी। तो यूज़ करते हुए अभी बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है फ़ोन के अंदर, लेकिन स्टिल अगर मैं कोई ऐप ओपन करता हूँ हल्का सा ना कुछ सेकंड्स का वो डिले ले जाती है। वही सेम चिपसेट दूसरे ब्रांड्स में भी टेस्ट किया, वहाँ पे इस तरह की चीज़ मैंने नोटिस नहीं की। तो बहरहाल ये है कि स्टिल डे टू डे टास्क वगैरह उसको हैंडल कर लेगा। आप फ़ोन को यूज़ करते हुए जो जेस्चर एनिमेशंस है ना, इसकी HyperOS 1.0 पे था ये थोड़ा सा जिटरी ज़रूर फील होती थी, बट HyperOS 2.0 अपडेट के बाद जो जेस्चर एनिमेशंस है उनके अंदर भी थोड़ी सी स्मूथनेस आ गई है। PUBG में भी अगर कोई गेमिंग शेमिंग करनी है तो कैजुअल ही आप गेमिंग कर सकते हो। ऑल्दो 60 FPS का अपडेट के बाद ना PUBG ने अपडेट दी है, तो उसके बाद 60 FPS अनलॉक हो गया, लेकिन गेम खेलते हुए भी हल्के फुल्के ना कहीं पे FPS ड्रॉप नोटिस किए हैं, जब थोड़ा सा मतलब एनिमी आपके सराउंडिंग में आ जाते हैं, इवन नॉर्मल TDM खेलते हुए भी। लेकिन सेम चिपसेट के साथ 60 FPS दूसरे जो टेक्नो है या इन्फिनिक्स इस तरह के ब्रांड में ट्राई किया, वहाँ पे थोड़ा कम FPS ड्रॉप है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशंस की वजह से मे भी हो सकता है, लेकिन स्टिल 60 FPS जो है कैजुअल आप अगर इंजॉय करना चाहो तो खेल सकते हो। हैवी यूज़ वाला 60 FPS नहीं है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लेना। एंतुतु पे वही जो जाने माने स्कोर हैं इसके 4 लाख गालबन, जो भी स्कोर है मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, 4-4.5 लाख के आसपास स्कोर होते हैं चिपसेट। तो डे टू डे यूज़ में अगर आपने डब्बा पैक फ़ोन लेना है जिसकी परफॉर्मेंस बाद आपके नॉर्मल से टास्क कर दे, कुछ छोटी मोटी आपने वेब ब्राउजिंग या इस तरह की चीज़ें करनी है, तो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपका लेट्स सपोज बिजनेस टाइप का यूज़ है, व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा मीडिया आप सेंड करते हो, रिसीव करते हो, ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, कम्युनिटी ज्वाइन की हुई हैं, तो ये उस व्हाट्सएप को हैंडल नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को माइंड में रख के आपने इस फ़ोन को बाय करना है। बाकी सॉफ्टवेयर अपडेट तो मैंने आपको बता ही दिया, HyperOS 2.0 की अपडेट आ गई है, एंड्रॉयड 15 भी है, कोई मेरे ख्याल से 3 या 4 साल की प्रॉमिस है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अपडेट जो है ना इस फ़ोन में होपफुली Xiaomi टाइम से ही पुश करेगा। जो कनेक्टिविटी वाली साइड पे है, मैंने इसको अपने डेली यूज़ में यूज़ करके देखा है, जो कॉल क्वालिटी है वो भी ठीक है, वहाँ पर इशूज़ नहीं है। बट एक चीज़ ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया, आजकल NFC का काफ़ी आपको पता है यूज़ है, पेमेंट्स के लिए लोग यूज़ करते हैं और उन्होंने कनेक्ट किए होते हैं अपने कार्ड शार्ड इधर उधर, लेकिन NFC का सपोर्ट इस फ़ोन में नहीं है। तो ये डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी है मुझे थोड़ी सी, देना चाहिए था NFC का सपोर्ट इस फ़ोन में। बाकी 4G प्लस का कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट इस फ़ोन में नहीं है। 4G LTE की सपोर्ट आपको मिलती है, और उस पर स्पीड जो है ना थोड़ी सी कमी ज़रूर फील होती है अगर आपने इससे पहले कोई 4G प्लस वाला फ़ोन चलाया हुआ है। लेकिन डे टू डे यूज़ में अगर आपने 4G LTE यूज़ किया हुआ है तो रीज़नेबल कह सकते हो। बाकी जो इसकी कॉल रिकॉर्डिंग है, गूगल डायलर है, और जिस पे वो अगले बंदे को नोटिफिकेशन चला जाता है वो वाली ऑप्शन है, लेकिन स्टिल अगर आप उस पर भी क्लिक करते हो ना, तो मेरे वाले यूनिट में वो रिकॉर्डिंग फेल्ड दिखा रहा था। मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया इस चीज़ को। VoLTE का जो सपोर्ट है, VoLTE का, वो अवेलेबल है इस फ़ोन में। वाईफाई जो कॉलिंग है वो वाईफाई वाली जो होती है वो भी इस फ़ोन के अंदर आपको मिल जाती है। कैमरा परफॉर्मेंस इस फ़ोन की कैसी है, बैक साइड पर 2-3 गोले नज़र आ रहे हैं, काम वाला एक ही है, 108 मेगापिक्सल। अब ये Note 14 है, Note 13 में अल्ट्रा वाइड सेंसर इन्होंने बैक साइड पे दिया था 8 मेगापिक्सल, बट यहाँ पे चुप करके डिस्काउंट कर दिया उसको, 2-2 मेगापिक्सल के दो कोई रेलू कट्टे चिपका दिए इन्होंने। तो बहरहाल काम में तो एक ही सेंसर आना ना। डे टाइम के ऊपर फ़ोटोज़ मैंने ट्राई की हैं और एक्सपेक्टेशन से नीचे रही है इसकी फ़ोटोग्राफी के जो रिजल्ट्स हैं। वैसे तो डिसेंट दे देता है रिजल्ट, कंपैरेटिवली Note 13 के थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी नज़र आई है, लेकिन इस रेंज के अंदर जो अदर कंपेटिटर्स हैं, लाइक टेस्टिंग करता रहता हूँ मैं, आपको पता है Camon 30, Camon 40, Camon 30S या इन्फिनिक्स के जो फ़ोन्स आते हैं इस कैटेगरी में, उनकी जो फोटोग्राफी है ना डे टाइम की, उसके रिजल्ट स्लाइटली बेटर हैं कंपैरेटिवली Note 14 के। तो गुजारा कर जाएगा, ज़ाहिर है कोई कैमरा फ़ोन इस रेंज पे मिलता नहीं है, तो अच्छी लाइटिंग दोगे कोई गुजारे वाले रिजल्ट्स आपको ये दे देगा। और दूसरा ये है कि फ्रंट साइड पे 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है, पहले Note 13 में 16 मेगापिक्सल थी, तो 4% इंप्रूव ज़रूर किया, लेकिन रिजल्ट्स मिलते जुलते ही हैं। अच्छी डे लाइटिंग में भी अगर आप फ़ोटोज़ लेते हो, थोड़ा सा जूम करके देखते हो, तो थोड़ी सी ना डिटेल्स में आपको कमी नज़र आती है। तो ये सूरत हाल है, बट ये है कि कैजुअल फ़ोटोग्राफी उसके लिए आप इसको मतलब कंसिडर कर सकते हो। अगर ज़्यादा कोई हैवी कैमरा यूज़ है तो फिर ये रिकमेंडेड नहीं है। और जो वीडियोग्राफी है वहाँ पे भी मैक्सिमम 1080p 60 fps की ऑप्शन है बैक साइड पे। अब 1080p 60 fps वाली वीडियो झटके वटके खा रही है, दुनिया शुनिया हिल रही है इधर उधर, और जो 30 fps है वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन नज़र आ रही है, बट जिटर्स हैं। जो फ्रंट वीडियो है वो भी मतलब झटके वटके ले रही है, गुजारे वाली वीडियो है बस। तो कैमरा इसका फोटोग्राफी में जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा उससे भी नीचे रहा है,
तो स्टिल आप कोई डिसेंट फोटोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन वीडियोग्राफी तो बिल्कुल इसकी बिलो एवरेज है। तो कैमरा वाली साइड से इस फ़ोन की तरफ आपने नहीं दिखना अगर आपका कोई डेडिकेटेड इवन फोटोग्राफी वाले फ़ोन का भी प्लान है। तो इस रेंज में अदर ऑप्शंस मिल जाती हैं, वो इससे बेटर है। तो देखो नोट 14 इस टाइम पे अपनी राइट प्राइस टैग के ऊपर आ गया है, इसीलिए मैंने इस फ़ोन को रिव्यू किया। और ये जो फ़ोन है, जो मीडिया कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है यूज़र, उसके लिए रिकमेंडेड है 50,000 रुपये की कैटेगरी में। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया टाइप का यूज़ है और एक अच्छी बैटरी चाहिए, नॉर्मल डे टू डे यूज़ है, बहुत ज़्यादा हैवी टास्क आपने परफॉर्म नहीं करने, उस तरह कोई यूज़ को ये फ़ोन हैंडल करेगा। और 50,000 रुपये की कैटेगरी में जो डब्बा बैग में इस टाइम पे कंपटीशन चल रहा है, उसके हिसाब से एक रिकमेंडेबल ऑप्शन है। बाकी जो इसके प्लस और नेगेटिव्स थे वो मैंने सारे इस वीडियो में बता दिए। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको पता चल गया होगा। तो एक बार वीडियो को पूरा देखा करो, सिर्फ कंक्लूजन देख के पतली गली से निकलते हो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो ये जो फ़ोन है मल्टीमीडिया सेंट्रिक जो यूज़र है उसके लिए रिकमेंडेड है, और जिसको अच्छा बैटरी बैकअप चाहिए नॉर्मल यूज़ में। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।